10 लंबे साल बीत चुके हैं, लेकिन हॉर्समैन आखिरकार वापस आ गए हैं और वही कर रहे हैं जिसमें वे माहिर हैं। ब्रुकलिन के गोदामों में अवैध रूप से कब्जा जमाकर शानदार अंडरग्राउंड जादू दिखाना। एटलस, मेरिट और जैक अपने उत्साही प्रशंसकों के सामने खुद को फिर से पेश करते हैं, क्योंकि विनम्रता उन लोगों के लिए है जो किसी के कान से सिक्का नहीं निकाल सकते। हेनली अपनी शानदार वापसी करती है अपनी मास्टर डिग्री और सबर्बन मॉम वाले रुतबे का दिखावा करते हुए। वहीं दूसरी तरफ ब्रेट नाम का एक क्रिप्टो ब्रो दर्शकों में बैठा है, जिसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि हमारे चहेते जादूगर अभी उसकी जेब पर डाका डालने वाले हैं। उन्होंने स्टेज पर एक रैंडम हुडी पहने हुए आदमी को बुलाया और एक बेदाग मैजिक एक्सॉर्सिज्म किया, जिसमें चारों जादूगरों ने सचमुच उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। ये इंसानी रूप में एक क्लाउन कार जैसा था और सच कहूं तो यह एक बेहतरीन पार्टी ट्रिक है। वो कब्जा किया हुआ स्वयंसेवक ब्रेट को पेंशन फंड में धोखाधड़ी करने के लिए सबके सामने लताड़ता है और उसकी सॉलिड गोल्ड फोन को छीनकर भीड़ में उछालकर उसकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा देता है। फिर वो स्वयंसेवक बिना किसी कारण के हवा में तैरने लगता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह से वैकल्पिक है। परोपकार के एक चौंकाने वाले मोड़ में वे दर्शकों को गीले ताश के पत्तों पर छिपे क्रिप्टो पासवर्ड के जरिए ब्रेट के चुराए हुए लाखों रुपए दे देते हैं। जैसे ही पुलिस पार्टी में खलल डालने पहुंचती है, जादूगर एक क्लासिक हुडीनी करतब दिखाते हुए हवा में गायब हो जाते हैं और ब्रेट को खाली मंच पर झल्लाते हुए छोड़ जाते हैं। जबरदस्त ट्विस्ट। ये असली हॉर्समैन नहीं थे, बल्कि विग पहने हुए जेन जेड के कुछ फैनबॉय थे जो अपने ही बूटलेग परफॉर्मेंस का रिव्यू कर रहे थे। इन्होंने बड़े शानदार मैरियो स्टाइल पार्कोर के साथ एक पुरानी बंद पड़ी बेकरी में घुसपैठ की, जो साबित करता है कि जवानी वाकई में गलत हाथों में बर्बाद हो रही है। वापस अपने आश्चर्यजनक रूप से विशाल और मुफ्त के लॉफ्ट में पहुंचकर बच्चे अपने पैसे छिपाते हैं और भूख की शिकायत करने लगते हैं। तभी असली जे डैनियल एटलस बिना किसी बुलावे के उनके लिविंग रूम में प्रकट हो जाता है, बिल्कुल किसी जजमेंटल भूत की तरह। एटलस लगातार बच्चों की क्लास लगाता है। बॉस्को लीरॉय को जूलियार्ड से निकाला हुआ स्टूडेंट बताता है, जिसका आखिरी काम टाइम्स स्क्वायर में लाल टेलेटबी का किरदार निभाना था। ये नई पीढ़ी का हौसला तोड़ने की एक बेहतरीन मिसाल है। वो अपनी जुबानी तबाही जारी रखता है, जून को एक सत्ता विरोधी भगोड़ी और चार्ली को एक किताबी पर्दे के पीछे रहने वाला अनाथ करार देता है। एटलस स्वीकार करता है कि उनकी ये डिस्काउंट रॉबिन हुड वाली हरकतें प्यारी थीं, लेकिन उनकी जादूगरी को गंभीर वयस्क देखरेख की जरूरत है। एटलस ने खुलासा किया कि उसे रहस्यमयी आई से एक जादुई टैरो कार्ड मिला है, जिसमें उसे इन ऊर्जावान बच्चों को एक बड़े डकैती के लिए भर्ती करने को कहा गया है, क्योंकि पुराने हॉर्समैन कथित तौर पर उसके लिए मर चुके हैं। बच्चे ये सोचकर उसका मजाक उड़ाते हैं कि वे पहले से ही क्रिप्टो ब्रोज को चूना लगाकर झंडे गाड़ रहे हैं। थोड़ी देर फुसफुसाने के बाद बच्चे शामिल होने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि किसी जादुई लेजेंड को ना कहना महामूर्खता होगी। अब सीधा चलते हैं साउथ अफ्रीका, जहां हमारी नई विलन वेरोनिका वैंडनबर्ग अपनी बेहद चमकीली नई डायमंड माइन का जश्न मनाने के लिए पार्टी दे रही है। वेरोनिका ने बोर्ड मेंबर के मुंह में एक बड़ा सा हीरा ठूंसकर साबित कर दिया कि वो समाज के लिए एक बड़ा खतरा हैबिस मार्केट वैल्यू पर अपनी बात रखने के लिए बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ सीईओ वाला बर्ताव। एंटवर्प में एटलस अपने नए शागिर्दों को चॉकलेट खिलाता है और हार्ड डायमंड के इतिहास का पाठ पढ़ाता है। इस विशाल पत्थर की सुरक्षा किसी अरब के रेगिस्तान में बने जमींदोज वॉल्ट में रखे न्यूक्लियर कोड से भी ज्यादा कड़ी है, लेकिन फिलहाल ये बेल्जियम में छुट्टियां मना रहा है। एटलस समझाता है कि वेरोनिका दुनिया के सबसे बुरे लोगों का काला धन सफेद करती है और आई चाहती है कि ये लोग उस गहने को चुराकर उसका करियर हमेशा के लिए खत्म कर दें। ये बच्चे किसी अरबपति का दिन खराब करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस बीच वेरोनिका को एक अनजान नंबर से डरावनी कॉल आती है और एक खिलौना मेंढक मिलता है, जिसमें उसे धमकी दी जाती है कि अगर उसने डायमंड नहीं दिया तो उसका काला और खूनी अतीत सबके सामने आ जाएगा। वो फोन काट देती है। ब्लैकमेलिंग से उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जून और चार्ली ने क्लिपबोर्ड लेकर आत्मविश्वास से चलने वाली पुरानी तरकीब अपनाई और एक ड्राइवर के साइन को बदलकर बॉस्को के लिए एक मशहूर फोटोग्राफर की पहचान हथिया ली। एक बेहद आलीशान डायमंड गाला में वेरोनिका मेहमानों को प्राकृतिक रत्नों के जुनून पर लेक्चर दे रही है, तभी एटलस बड़ी चतुराई से बातचीत में घुस आता है। वो अपनी बौद्धिक धाक जमाने के लिए मैरी एंटोनेट के बारे में कोई मामूली सी जानकारी बड़े इत्मीनान से फेंकता है। एटलस इशारा करता है कि कमरा हथियारों के सौदागरों और तानाशाहों से भरा पड़ा है, जिसके तुरंत बाद उसे सिक्योरिटी द्वारा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। पर्दे के पीछे बॉस्को हीरे के साथ अपने नकली फोटोशूट की तैयारी कर रहा है। बॉस्को मांग करता है कि डायमंड को उसके सुरक्षात्मक कांच से बाहर निकाला जाए और वो काफी नखरे दिखा रहा है, जो तुरंत वेरोनिका को उसके साथ फ्लर्ट करने पर मजबूर कर देता है। ये एक साहसी रणनीति है, लेकिन इसका फायदा भी मिलता है। जून जैसे ही उस रत्न के करीब पहुंचने की कोशिश करती है, मुख्य गुर्गे लाटाबो द्वारा उसे धक्का देकर पीछे हटा दिया जाता है।
ये महसूस करते हुए कि उनका छिपकर काम करने का प्लान फ्लॉप हो चुका है, जादूगर अपने ऊपर के कपड़े झटके से उतार फेंकते हैंजिस के नीचे से उनके शानदार टक्सिडो वाले हीस्ट आउटफिट्स बाहर आ जाते हैं। बॉस्को एक बागी क्लाइमेट एक्टिविस्ट की तरह खुद को बर्फ की मूर्ति से जंजीर से बांधकर तमाशा खड़ा कर देता है। मचे हुए हंगामे के बीच एटल्स खड़ा होता है और ऐलान करता है कि वो अपनी हथेली पर हीरा प्रकट करके दिखाएगा। एटलस जादुई तरीके से डायमंड को गायब कर देता है, जिसके बाद गार्ड्स हमला कर देते हैं। तभी अचानक जैक वाइल्डर कहीं से प्रकट होकर निंजा स्टार्स की तरह ताश के पत्ते फेंकने लगता है और हेनली एक शैंपेन की बोतल से एक गार्ड के चेहरे की बनावट को आक्रामक तरीके से बदलने में जुट जाती है। पुरानी टीम फिर से एक साथ होकर ऊपर की तरफ लड़ते हुए बढ़ती है, जहां मेरिट पीछा कर रहे गार्ड्स को सम्मोहित करके उनसे अदृश्य वायलिन बजवाता है। ये निस्संदेह अब तक की सबसे मजेदार युद्ध रणनीति है। वे छत पर मौजूद हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करते हैं, जो असल में गत्ते का एक चपटा कटआउट निकलता है, और गार्ड्स अपनी मौजूदगी पर ही सवाल उठाने लगते हैं। नीचे LATABO को एहसास होता है कि हीरा नहीं बल्कि पूरा डायमंड केस ही बदल दिया गया है। एक फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि कैसे चार्ली ने फोटोशूट के दौरान रिमोट कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करके बड़ी चतुराई से असली हीरे की जगह नकली हीरा रख दिया। वर्तमान में जादूगर आधे अरब डॉलर के उस पत्थर को एक भागने वाली नाव पर ऐसे उछाल रहे हैं जैसे वो कोई सस्ती सी फुटबॉल हो। रियूनियन का माहौल काफी गर्मा गया है, क्योंकि जैक क्रूज शिप पर परफॉर्म करने का रोना रो रहा है और मेरिट ने खुलासा किया कि वो मेक्सिको में जाम छलकाकर अपना होश खो रहा है। पता चला कि लूला ने जैक को पेरिस के लिए छोड़ दिया है, जिससे ये अब तक की सबसे अजीब बोट राइड बन गई है। दुखद दास्ता ये है कि ओरिजिनल हॉर्समैन इसलिए अलग हो गए क्योंकि उनका लीडर डिलन श्राइक उनकी अपनी गलतियों की वजह से पकड़ा गया और एक रूसी जेल में सड़ने भेज दिया गया। पर एटलस ने ठान लिया है कि वो माहौल को ऐसे खराब नहीं रहने देगा और अपना टैरो कार्ड बाहर निकाल लेता है। वे अपने अपने टैरो कार्ड्स को मिलाकर एक जादुई नक्शा बनाते हैं, जो एक डरावने फ्रांसीसी महल की ओर इशारा करता है, क्योंकि गूगल मैप्स का इस्तेमाल करना तो नौसिखियों का काम है। पूरी टीम अनिच्छा से वहां जाने के लिए मान जाती है। शैटो रूसियों पहुंचकर जैक एक नक्काशीदार ताला खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जून उसे किसी एस्केप रूम पहेली की तरह हल करके पूरी तरह से अपना जलवा दिखा देती है। पीढ़ी का यह अंतर इतना बेरहमी से कभी साफ नहीं दिखा। अंदर से यह महल जादू के दीवानों के लिए किसी कबाड़ खाने से कम नहीं है। चार्ली एक प्राचीन जादू टोने वाली किताब के प्रकाशन वर्ष के आधार पर कोड को क्रैक करके अपनी काबिलियत साबित कर देता है। एक गुप्त दरवाजा खुलता है और सामने आता है थैडियस बैडली, जो आईनों से भरे एक विशाल कमरे में छिपा है। वो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे वो सन की दादाजी हो, जिसे किसी ने मांगा तो नहीं था, पर जिसे हर कोई चुपके से पसंद करता है। थैडियस खुलासा करता है कि ये शाटो असल में द्वितीय विश्व युद्ध का एक मिलिट्री बेस था, जहां इल्यूजनिस्ट जास्पर मैस्कलाइन ने नाजियों को चकमा देने के लिए नकली हवा भरने वाले शहर बनाए थे। इसी बीच वेरोनिका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जिसमें वो पैसे की हेराफेरी करने के आरोपों को सिरे से नकार देती है। वेरोनिका साबित करते हुए कि इंटरपोल डायरेक्टर उसके फोन की स्पीड डायल पर हैं, उसे खबर मिलती है कि जादूगर फ्रांस में छिपे हैं और वो उन्हें थाली में परोसकर पेश करने का आदेश दे देती है। चार्ली और हेनली एक अजीबोगरीब मिरर मेज में एक दूसरे के करीब आते हैं, जहां हेनली मान लेती है कि उसका पूरा स्टेज व्यक्तित्व असल में लाइमलाइट के प्रति उसके गहरे डर को छिपाने का एक मुखौटा भर है। एटलस और बॉस्को एक ऐसे कमरे में भटक जाते हैं जहां ग्रेविटी बस नाम की ही है, जबकि जैक और जून को एक एम्स रूम मिल जाता है। जैक बॉस्को की परीक्षा लेने के लिए उस पर थोड़ा आक्रामक हो जाता है, ताकि ये देख सके कि उस बच्चे में वाकई कोई हुनर है भी या नहीं। बॉस्को और एटलस एक आक्रामक रूप से निष्क्रिय आक्रामक कार्ड बैटल में उलझ जाते हैं, अपनी हाथ की सफाई का प्रदर्शन करते हुए। ये एक जादुई मापने की प्रतियोगिता है जो साबित करती है कि जवानी और अहंकार का मेल एक खतरनाक कॉकटेल है। चार्ली एक रबर के पोर्ट्रेट में से नाजी दस्तावेजों का एक गुप्त भंडार निकालता है। ये फाइलें साबित करती हैं कि वेरोनिका के पिता ने गंदे फांसीवादी पैसों को सफेद करके अपनी तिजोरी भरी थी, जिससे ये पुष्टि हो जाती है कि उनका टारगेट इतिहास का एक नमूना है। उन्हें ये भी पता चलता है कि वेरोनिका की मां ने कथित तौर पर खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी और उसके तुरंत बाद घर की देखभाल करने वाली महिला की एक बेहद संदिग्ध कार दुर्घटना में मौत हो गई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, फ्रांसीसी पुलिस पार्टी में खलल डालने के लिए हथौड़ों के साथ पहुंच गई। जादूगर तितर बितर हो जाते हैं और पुलिस से लड़ने के लिए इल्यूजन रूम्स का इस्तेमाल करते हैं। एटलस और बॉस्को छत को घुमाते हुए पुलिस वालों से भिड़ जाते हैं और जैक तो सचमुच एक बंदे पर पियानो ही दे मारता है। आफत आ गई। क्रू किसी तरह एक सुरंग में भाग निकलता है, लेकिन थेडियस को लताबो गोली मार देता है। अपने आखिरी पलों में वह बहुत ड्रामेटिक अंदाज में उन्हें वेरोनिका का काम तमाम करने का हुक्म देता है और फिर हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह देता है।
बचे हुए जादूगर नदी के रास्ते भाग निकलते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि जून, जैक और मेरिट पकड़े गए हैं। बॉस को अपने इकलौते दोस्तों को बचाने के लिए एक बेहद जोखिम भरी जेल तोड़ मुहिम की जिद पर अड़ जाता है। वेरोनिका हथकड़ी पहने मेरिट पर अपनी जीत का जश्न मनाती है और अपना दुखड़ा रोती है कि उसे जादू से नफरत क्यों है, क्योंकि उसके पिता उसे जादू से कम और जादू को उससे ज्यादा प्यार करते थे। सच तो ये है कि हर बड़े विलेन की कामयाबी के पीछे उसके डैडी इश्यूज का ही हाथ होता है। मेरिट ने बड़ी चतुराई से उसे ही मनोविश्लेषण का शिकार बना लिया और अंदाजा लगाया कि उसकी माँ का देहांत इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता किसी और के साथ रंगीन मिजाज फरमा रहे थे। वेरोनिका पूरी तरह से हिल गई है। एक पूरी तरह से सनकी बुढ़िया नशे में धुत होकर पुलिस स्टेशन में घुसती है और पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अपना ही हाथ तोड़ लेती है। फिर वो बड़ी शांति से अपनी नाक से एक औजार निकालकर जैक की सेल का ताला खोल देती है। बूढ़ी औरत अपना चेहरा उतारती है और पता चलता है कि वो असल में लूला है। वो जैक के साथ फिर से मिलती है और उनके भागने का रास्ता बनाने के लिए लापरवाही से कचरे के डिब्बे में आग लगा देती है। जून पूरी तरह से एक्शन हीरो के मोड में आ जाती हालांप और बुक्के से पुलिस वालों की धुलाई करती है। मेरिट खुद को लाटाबो के स्लीपर होल्ड के हवाले कर देता है ताकि बाकी बच्चे वहां से सुरक्षित निकल सकें। जैक, जून और लूला एक चोरी की पुलिस गाड़ी में जंगल की ओर रफू चक्कर हो जाते हैं। लूला और हेनली की आखिरकार मुलाकात होती है और वे तुरंत एक दूसरे की फैन बन जाती हैं, क्योंकि महिलाओं का एक दूसरे को सपोर्ट करना तो भाई टॉप टियर चीज है। टीम अपने अगले कदम पर बहस कर रही है। चार्ली हीरे के बदले मेरिट को छुड़ाकर घर वापस जाना चाहता है, लेकिन एटलस मिशन को पूरा करके वेरोनिका की हत्या और मनी लॉन्ड्रिंग का पर्दाफाश करने पर अड़ा है। चार्ली एक भावुक भाषण देता है कि कैसे हॉर्समैन ने उसे दुनिया की परवाह करने की एक वजह दी। एटलस मुस्कुराता है और अपना आइकॉनिक डायलॉग मारता है, तो ट्रिक क्या है? अबू धाबी में टीम आसमान को ही हैक कर लेती है और हॉर्समैन के विशाल होलोग्राम प्रोजेक्ट करके ये ऐलान करती है कि वे आज रात ही हार्ट डायमंड वापस लौटा रहे हैं। वेरोनिका को कोई परवाह नहीं, हैवा पास में ही अपनी आक्रामक रूप से ब्रांडेड मोटरस्पोर्ट्स पार्टी का आनंद दे रही है। वह बेफिक्र होकर एटलस को सौदा करने के लिए अपने वीआईपी बॉक्स में बुलाती है। चार्ली और बॉस को एक डॉक्यूमेंट्री क्रू का नाटक करके भारी सुरक्षा वाले रेस एरिया में घुस जाते हैं। ये इस बात की क्लासिक याद दिलाता है कि अगर आप हाथ में कैमरा लेकर चिढ़े हुए होने का नाटक करें तो आप कहीं भी जा सकते हैं। बॉस्को ने वेरोनिका की आवाज निकालकर एक नकली फोन कॉल किया ताकि गार्ड्स उन्हें उसकी कीमती रेस कार की फिल्मी शूटिंग करने दें। गार्ड्स उसकी बातों में आ गए, जिससे साफ जाहिर है कि सुरक्षा महज एक छलावा है। एटलस स्काईबॉक्स में वेरोनिका से मिलता है और मेरिट के लिए हीरा थमा देता है। जैसे ही डील खत्म होती है, बॉस्को बड़ी सफाई से वेरोनिका की रेस कार पर हाथ साफ करता है और रफू चक्कर हो जाता है। वे पांचों जादूगर वेरोनिका द्वारा बिछाए गए एक ट्रैपडोर से गिरकर कांच के एक ऐसे चैम्बर में जा गिरते हैं जो रेत से भरने लगता है। वेरोनिका ये ताना मारती है कि वे अब जिंदा दफन हो जाएंगे और उन्हें इंसानी टेरारियम बनने के लिए वहीं छोड़ देती है। जैसे जैसे रेत का स्तर बढ़ता है, उन्हें एहसास होता है कि उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है। तभी जैक को गीली रेत सूखी रेत से भारी होने के बारे में कोई पुराना जादुई किस्सा याद आता है। जैक मेरिट की बेल्ट का इस्तेमाल करके ऊपर की पाइप तोड़ देता है, जिससे पानी बहकर कांच को चटका देता है। वहीं दूसरी ओर बॉस्को रेगिस्तान में कार चेस के दौरान अपने अंदर के रिकी बॉबी को बाहर निकाल लाता है, इससे पहले कि वो खुद को इंटरपोल के हवाले कर दे। इंटरपोल वैन के अंदर बॉस्को अपना अंगूठा डिसलोकेट करके हथकड़ियों से हाथ निकाल लेता, हैंगआउट्स पर पेपर स्प्रे छिड़कता है और एक जबरदस्त एक्सीडेंट करवा देता है। फिर वो मलबे से ऐसे बाहर निकलता है जैसे कोई बॉस हो। वापस पानी वाले चैम्बर में हेनली अपनी जबरदस्त फेफड़ों की क्षमता और अपनी डायमंड रिंग का इस्तेमाल करके पानी के अंदर कांच काटती है। कांच टूट जाता है और जादूगर ठीक आखिरी मौके पर बहकर सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। क्लाइमैक्स, वेरोनिका अपनी अति सुरक्षित भूमिगत रेगिस्तानी तिजोरी में हार्ट डायमंड को छिपाने पहुंचती है, लेकिन रुकिए, एक साया उभरता है। ये तो चार्ली है। किसी सोप ओपेरा वाले ट्विस्ट की तरह चार्ली खुलासा करता है कि वो वेरोनिका का नाजायज सौतेला भाई है, घर की नौकरानी का बेटा, जो 15 साल पहले उसके द्वारा रची गई कार दुर्घटना में बच गया था। वो वही रेड सिल्क ट्रिक दिखाता है जो उनके पिता ने उन्हें सिखाई थी और इस तरह अपना पूरा नाटकीय दबदबा कायम कर लेता है। वेरोनिका बंदूक से चार्ली की जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बड़ी सहजता से गोली को हवा में ही पकड़ लेता है। अचानक डेजर्ट वॉल्ट की दीवारें भर-भरा कर गिर जाती हैं, जिससे पता चलता है कि वे जमीन के नीचे नहीं बल्कि अबू धाबी एरिना के बीचों बीच एक विशाल दर्शकों की भीड़ के सामने खड़े हैं। सबसे बड़ा गैसलाइटिंग का खेल पूरा हुआ। द हॉर्समैन मंच पर कदम रखते हैं और बताते हैं कि चार्ली ही अपनी मां का बदला लेने के लिए पूरी चोरी का मास्टरमाइंड था। उसने इन बच्चों को भर्ती किया और मूल क्रू को इस तरह मैनिपुलेट किया कि वे सदी की सबसे जटिल बदला लेने की साजिश को अंजाम देने में उसकी मदद करें।
एक शानदार फ्लैशबैक मोन्टाज इस पूरे धोखे की कलई खोलता है। धूल का गुबार असल में धुआं छोड़ने वाली मशीनों वाला एक ट्रक था। कार को एक रैंप पर चढ़ाकर ले जाया गया और वॉल्ट तो बस एक बनावटी सेट था। उन्होंने उसकी हकीकत के साथ इतनी सफाई से छेड़छाड़ की कि उसे ये तक याद नहीं रहा कि वो किस महाद्वीप पर खड़ी है। वेरोनिका को आक्रामक तरीके से गिरफ्तार किया जाता है और उसकी लूटी हुई दौलत वापस उन समुदायों को देने का वादा किया जाता है जिन्हें उसने ठगा था। द हॉर्समैन अपनी बात पूरी कर भीड़ से अपनी खुद की जादुई दुनिया बनाओ कहते हुए आखिरी बार झुककर अभिवादन करते हैं। वापस ब्रुकलिन में 8 जादूगर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। जैक और लूला आखिरकार एक रोमांटिक किस शेयर करते हैं और मेरिट बहादुरी से जेन जी का एक ड्रिंक पीता है जिसे वो खुद मानता है कि वो वाकई में स्लैप्स करता है। अचानक माल ढोने वाली लिफ्ट से एक रहस्यमयी अष्टकोणीय पहेली वाला बक्सा आता है। जैक उसे खोलता है जिससे किसी और का नहीं बल्कि खुद डिलन श्राइक का होलोग्राम प्रोजेक्ट होता है। अंत में उस ट्विस्ट के साथ जिसका अंदाजा हर किसी को थापता चलता है कि डिलन किसी रूसी जेल में नहीं है, उसने पूरी टीम को वापस साथ लाने के लिए ये नाटक किया था। वो नए बच्चों का आई में स्वागत करता है और एटलस एक तिरछी मुस्कान के साथ पूछता है अगली चाल क्या है, और फिर स्क्रीन काली हो जाती है।